नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं मुर्तज़ा। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से कहा गया है कि जब आप अपने घर के बाहर फ्लोरिडा में धूप सेक रहे होंगे तो उस वक्त एक ड्रोन आएगा और आपके ऊपर आकर फटेगा और आपका नामो निशान मिट जाएगा। अब दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, आप समझ सकते हैं कि अब ये जंग किस तरफ जा रही है। अब ये जंग पर्सनल होती जा रही है। अभी तक ये जंग मुल्कों की थी, लेकिन अब ये जंग शख्सियतों की जंग बन गई है। ट्रंप को मारने का कहा गया है। देखिए, ईरान के जो स्पीकर रहे हैं और इस वक्त वहाँ के सर्वोच्च नेता के यानी अली खामनेई के एडवाइज़र हैं अली लारिजानी, उनके हवाले से ये कहा गया है, ईरान की मीडिया में कहा गया है कि ट्रंप को मारने की बात की गई है। जैसा कि आपने बताया कि एक ड्रोन अटैक होगा और उसमें ट्रंप की जान जा सकती है। अब ये वार्निंग इसलिए बड़ी है, या हम कहें कि ये बयान इसलिए बड़ा है क्योंकि लारिजानी जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत है ईरान में। एक वक्त वो वहाँ के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे हैं, तो उनकी तरफ से बात आई है। और ये इसलिए हम देख रहे हैं कि जो कड़वाहट जो है ईरान और अमेरिका के बीच, वो पिछले 2 दिन में इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि नेतन्याहू वहाँ पर जाके मिले हैं ट्रंप से। और इस मीटिंग के बाद दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से, ऐसी बात आई है कि ये दोनों मुल्क मिलकर दोबारा ईरान पर अटैक कर सकते हैं। और इस बात का जिक्र जो है वो नेतन्याहू ने किया है। तो ये जो दोबारा अटैक की बात हुई है, देखिए जो मीटिंग इस वक्त चल रही है, 2 बार मीटिंग हुई ट्रंप और नेतन्याहू की, और इस मीटिंग के अंदर जो डिस्कशंस हुआ उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं निकल कर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, लड़ाई दोबारा शुरू होने का। सीज फायर अभी है, लेकिन वो सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। और क्योंकि ईरान को लग रहा है कि पहली बार भी उनके साथ धोखा हुआ था, बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ और उसके बाद इजराइल ने हमला कर दिया और इजराइल के साथ साथ फिर अमेरिका का हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं ईरान को ये लगने लगा है कि दोबारा उन पर हमले की तैयारी हो रही है। नेतन्याहू जो अमेरिका गए हैं वो इस मकसद से गए हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को फिर से लड़ाई के लिए राज़ी कर सकें, और शायद इसी वजह से ये इतनी बड़ी वार्निंग दी गई है। एक तरह से हेड ऑफ स्टेट, और वो भी अमेरिका के हेड ऑफ स्टेट को मारने की बात कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले भी जब हमला हुआ, रैली के दौरान एक गोली उनके कान के पास से छूती हुई निकल गई, उसके बाद भी इजराइल ने कहा था कि ये कोशिश ईरान की तरफ से हुई थी। देखिए, दुनिया ये जानती है कि अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन जो है, तो उसमें 2-3 देश ही आते हैं। उसमें सबसे बड़ा दुश्मन तो ईरान है, दूसरा हम नॉर्थ कोरिया को जानते हैं, और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रूस और चीन भी है। लेकिन ईरान की तरफ से जितने कड़वाहट भरे बयान जो आए हैं वो ईरान की तरफ से आए हैं, और ख़ासकर इजराइल और गाज़ा को लेकर ईरान हमेशा आक्रामक रहा है अमेरिका को लेकर। और खाड़ी में जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं उसे ईरान अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा मानते आया है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति रही है ईरान को लेकर, ख़ासकर जब कासिम सुलेमानी का मर्डर किया गया था बगदाद में, तब भी वो डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पे हुआ था। तो ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ईरान डोनाल्ड ट्रंप को नंबर 1 दुश्मन मानता है अपना। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ पर्दे के पीछे हुआ है वो बहुत अहम है। ये जो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जो नज़दीकियां बढ़ी हैं, जो बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से फिस्ट बम्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ईरान को ख़तरा बढ़ा है। और साथ ही साथ रशिया का जो रुख है, जो रूस का रुख है, वो भी पलटा है। क्योंकि अभी ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने बातचीत की पुतिन से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ पुतिन ने जिस तरह से बातचीत की, और मुझे लग रहा है कि पुतिन इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने फैसला किया, ट्रंप ने फैसला ये किया कि जो पहले उन्होंने हथियारों की सप्लाई थी यूक्रेन को, वो बंद कर दी थी, लेकिन अब उसको फिर से चालू कर दिया है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से एग्रेवेट हुई है सिचुएशन। ट्रंप की नज़दीकियां नेतन्याहू के साथ बढ़ी हैं, लेकिन ट्रंप की जो दूरियां हैं वो इस फैक्शन के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक जो बात हम लोगों ने सब पढ़ी है वहाँ की अमेरिका की मीडिया में आई है, वो ये कि नेतन्याहू ने कहा है कि पहले शक्ति और फिर शांति। मतलब वो पावर के साथ मतलब कि अपने दुश्मन को कुचलना चाहते हैं
और उसी की बुनियाद पर आप ये कहें कि सीज फायर लागू करें या फिर दुश्मन जो है वो पूरा ढह जाए और शांति लौटे, चाहे वो यही कोशिश गाज़ा में कर रहे हैं जिसमें वो नाकाम रहे हैं, यही चीज़ वो ईरान के साथ चाहते हैं। लेकिन जो 12 दिन का युद्ध चला है उससे साबित हो गया है कि ईरान जो है वो हमास नहीं है और ईरान के साथ वो अकेले नहीं लड़ सकते और अमेरिका की मदद उनको चाहिए होगी। और ये इस बात का जिक्र अब जब वो व्हाइट हाउस में डिनर टेबल पे करेंगे और जिस तरह की बातचीत हुई है, जो चीज़ निकल के आ रही हैं, उसमें यह है कि ईरान जो है, इजराइल जो है, उसे बहुत उम्मीद है कि भाई अगली बार अगर ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करता है तो अमेरिका जो है उसकी स्ट्राइक में मदद करेगा। इस बात की गारंटी लेने नेतन्याहू जो है उन्होंने इसीलिए उनका जो दौरा रहा अमेरिका का वो इसी बात के लिए था कि हम अगर ईरान दोबारा अपना कार्यक्रम शुरू करता है तो अमेरिका को मदद करनी पड़ेगी अगर ईरान पे हमला करते हैं वो। और इसी मीटिंग के बाद ये जो बताया मुर्तज़ा ने अभी, उसके बाद ही ईरान ने वार्निंग दी है 10,000 मिसाइलों से इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा। ये वार्निंग वहाँ के एक बड़े जनरल जो हैं उन्होंने दी है, याहिया नाम है उनका, उन्होंने, जनरल याहिया की वार्निंग है कि तेहरान जला तो तेल अवीव फटेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक हमने जो हथियार इस्तेमाल किए, जो मिसाइल हमने इस्तेमाल किए अभी तक इजराइल पर हमला करने के लिए, वो हमारी मिसाइल पावर का सिर्फ एक हिस्सा भरता। अभी तक हमने पूरी तरह से अपने मिसाइल्स इस्तेमाल नहीं किए, अपनी ताकत का पूरा मुजाहरा नहीं किया है। तो आप समझिए 2 तरह से वार्निंग दी जा रही है। एक वार्निंग इजराइल के लिए है और एक वार्निंग अमेरिका के लिए है। इजराइल के लिए वार्निंग है कि आपके लिए हमारे पास अभी बहुत सारी मिसाइल्स बाकी हैं, हम आपको फिर दहला सकते हैं। और अमेरिका या खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वार्निंग है कि अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो आप भी निशाना बन सकते हैं। जो हमने देखा है कि जो ईरान की तरफ से वार्निंग आती रही हैं वो अलग अलग जरिए से आई हैं, चाहे वो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, वहाँ से डायरेक्ट थ्रेट आती हैं। और थ्रेट देखिए आप इसमें, अब मैं इसको जोड़ता हूँ, अली लारिजानी और जो ब्रिगेडियर जनरल मेजर जनरल याहिया सफ़ी हैं, उनकी तरफ से वार्निंग आई है, मैं उसको जोड़ना चाहूँगा। अब उसमें आप इसको ऐसे जोड़िए कि अली लारिजानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को मारा जा सकता है अगर वो फ्लोरिडा में बीच पर धूप सेक रहे होंगे और ये ऐसा ड्रोन से मुमकिन है। अब उन्होंने ये बात कही है। ईरान में जो ओवरसीज जो भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है वो देखती है वहाँ की कुद्स फोर्स जो IRGC की हिस्सा है। और कुद्स फोर्स के जो चीफ हैं अभी इस्माइल खानी है, इससे पहले कासिम सुलेमानी थे। अब जो वहाँ के मेजर जनरल याहिया सफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक हमने अपनी नेवी का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने कुछ फोर्स को डिप्लॉय नहीं किया है। तो आप इसको ये जोड़िए कि भाई कुछ फोर्स को एक्टिव करने की बात की जा रही है, चाहे वो इजराइल के खिलाफ हो या फिर अमेरिका के खिलाफ हो। कम से कम वार्निंग तो दी जा रही है ईरान की तरफ से कि हम अपने ओवरसीज ऑपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं, जो खुफिया ऑपरेशन होंगे, और इससे वो अपने दुश्मन को निपटा सकते हैं। ये बहुत साफ साफ वार्निंग है। तो ये जो पूरा सब आप समझ रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरह से चर्निंग चल रही है। जब आप किसी चीज़ को बार बार उलटते पलटते हैं तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आता है और कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि सीरिया के अंदर सरकार बदली, वहाँ पर बशर अल असद को भागना पड़ा और उनके बाद जो है अल शरा की सरकार वहाँ पर बन गई। अब जो आगे चीज़ें होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब के बीच एक कांटा अभी तक इजराइल के अंदर लगातार बाकी है और वो कांटा है यमन के हूती। बहुत बार बम बरसा दिए, बहुत बार बम्बार्डमेंट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हूतीज़ के जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। एक और जहाज़ जो है, गैलेक्सी नाम का जहाज़ जो है, उन्होंने उस पर कब्ज़ा किया और उसको बम लगा के उड़ा दिया, डुबो दिया। वो जहाज़ पानी में डूब गया, उसकी क्रू को किसी तरह से बचाया गया। तो मैरीटाइम रूट जो है, जो रास्ता है जहाज़ों के पास होने का, वो अभी तक सिक्योर नहीं हो पाया है अमेरिका और इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद। अमेरिका तो डरता है, मतलब कि घबराता है हॉर्मुज के बंद होने से, क्योंकि हॉर्मुज बंद होगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। लेकिन जो रेड जो सी है, लाल सागर है या गल्फ ऑफ अदेन जो है, वो एक इलाका ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मतलब अगर हम देखें, एक बड़ा गलियारा है, लेकिन ये जगह भी ऐसी है जहां से दुनिया का 20% व्यापार जो है गुजरता है, चाहे वो एशिया से यूरोप या एशिया से उत्तरी अमेरिका।
तो ये गलियारा जो है वो देखा जाए तो यमन या फिर हूती के एकदम नजरों के सामने है, और वो चाहे तो इसे ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत हद तक ब्लॉक किया भी है। हालांकि अमेरिका के साथ उनका एक मुआहदा हुआ है कि वो उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो जहाज जिस पर अटैक हुआ है वो ग्रीस का जहाज था, लेकिन इजराइल की तरफ जा रहा था, तो इसी नाते उस पर अटैक किया गया। अब ये जो यमन के हूती हैं, ये एक बहुत बड़ा इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि इनसे मुकाबला करना उस तरह आसान नहीं है, या इन पे बमबारी करना उस तरह आसान नहीं है जैसे कि गाजा के लिए भी, या मैं कहूँ ईरान के लिए भी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर यमन को लेकर जो टारगेट्स हैं वो इतने ज़्यादा बहुत साफ टारगेट्स नहीं हैं, चुनिंदा टारगेट्स हैं जो अभी बार बार हमला होता है यमन के ऊपर। जैसे अमेरिका ने भी इतने बम बरसाए, इजराइल भी लगातार बमबारी कर रहा है। वो पोर्ट ऑफ हुदैदिया पे होता है, या उनका एडन जो शहर है वहाँ होता है, या उसके अलावा 2-4 और ठिकाने हैं जो बड़े मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर होता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश में है ही नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप हमला किस पर करेंगे? आपके लिए ईरान में आसान है, आप तेहरान पे बमबारी करते हैं, आप उनके न्यूक्लियर सेंटर्स पे बमबारी करते हैं, आप उनके मिसाइल डिप्लॉयमेंट सेंटर्स पे बमबारी करते हैं। लेकिन जिस देश में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, ज़मीन के अंदर है, वहाँ पर आप क्या करेंगे? पहाड़ों के नीचे, गुफाओं के अंदर है। और ये यमन तो उसने 7-8 साल उसने अरब देशों के साथ लड़ा है, और वो लड़ाई ऐसी रही है कि जब समझौता ही करना पड़ा, सऊदी अरब जो लेड कोलिशन था जिसमें यूएई और बाकी बहुत बड़े कई देश थे जो मिलकर यमन पर हवाई बमबारी कर रहे थे, और उस लड़ाई को यमन ने लड़ी है। और चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशन हो, चाहे वो एयर ऑफेंसिव हो, यमन ने उसको बहुत बेहतर तरीके से काउंटर किया है। और यही वजह है कि अब अमेरिका या फिर इजराइल जब उन पे हमला करता है तो उसको उन पे ज़्यादा असर पड़ता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही युद्ध झेल चुके हैं। उनको मालूम है कि हमें किस तरह निपटना है इस तरह की एरियल स्ट्राइक से। अच्छा, सऊदी अरब का आपने जिक्र किया। सऊदी अरब में भी एक डेवलपमेंट हुआ है। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनकी मुलाकात हुई है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, MBS जिन्हें कहा जाता है। देखिए, आप पहले ये समझिए कि सऊदी अरब और ईरान में पहले दोस्ती बिल्कुल भी नहीं थी, एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी मानते थे, क्योंकि आर्म्स रेस चल रही है, वहाँ पर ताकत हासिल करने की एक रेस चल रही है, और सऊदी अरब को हमेशा ख़तरा महसूस होता था ईरान की ताकत से। लेकिन गाज़ा में जो लड़ाई शुरू हुई इजराइल की, उसके बाद जो कुछ सीरिया में हुआ, और फिर जो ईरान पर हमले हुए डायरेक्ट इजराइल के और अमेरिका से, उसके बाद से अलाइनमेंट बदलनी शुरू हुई है, और उस अलाइनमेंट का बदलाव देखा भी जा सकता है। लगातार कई बार मुलाकात हुई है और MBS डायरेक्टली मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब ईरान को लेकर जो उनकी सोच है, जो उनका पूरा थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें बदलाव आ रहा है। 2023 में चीन के जरिए ईरान और सऊदी अरब जो है उनके बीच समझौता हुआ था, और जो पिछले कई दशकों से जो दोनों के बीच में तकरार थी, और युद्ध तो नहीं लेकिन युद्ध से कम के हालात, कोल्ड वॉर, हाँ, युद्ध से कम हालात भी कभी नहीं रहे। तो दोनों के बीच में अब जो दूरी थी, मैं कहूँगा दोस्ती में एक तरह से बदल गई है कुछ हद तक, और हम बहुत जल्दी देखेंगे कि मुमकिन है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो तेहरान का दौरा करें, और इससे पहले जो पेशगियां हैं वो सऊदी अरब आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं दोनों देशों के बीच, वो काफ़ी तेज़ी से जो हैं वो बदले हैं। और इस वक्त जो विदेश मंत्री हैं ईरान के अब्बास अरागची, उनका दौरा जब हुआ है तो ऐसे वक्त हुआ है जब नेतन्याहू गए थे अमेरिका। अब वो अमेरिका गए, और यहाँ पर उनके विदेश मंत्री जो है ईरान के, वो गए सऊदी अरब। अब दोनों मीटिंग का हम क्या कहते हैं आपस में संबंध ऐसे देख सकते हैं कि गाजा को लेकर एक बड़ा फैसला जो इजराइल और अमेरिका करना चाहते हैं कि भाई गाजा की जो बड़ी आबादी जो है, लाखों की आबादी जो है, उनको आसपास के अरब के जो मुल्क हैं उनमें उनका तबादला कर दिया जाए, उनको वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए और गाजा को खाली कर दिया जाए। और ईरान नहीं चाहता और बाकी अरब देश भी नहीं चाहते, और वो जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो अरब देशों में अस्थिरता फैलेगी, और बिना सऊदी अरब के अपोजिशन के इजराइल और अमेरिका को प्लान को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुमकिन है कि ईरान जो है सऊदी अरब से इस मामले में किसी तरह के बड़े स्टैंड लेने की उम्मीद कर रहा है, और चाहता है कि सऊदी अरब जो है वो सामने आए और अमेरिका और इजराइल को दो टूक कह दे कि भाई अगर आप इस तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें ख़राब होंगी, और फिर जो पश्चिम एशिया है उसमें
जो सिक्योरिटी गारंटी जो है फिर वो नहीं दे पाएगा। अच्छा, सऊदी अरब की बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे मजबूत एलाई है अमेरिका का इस रीजन के अंदर। अगर इजराइल के बाद किसी ताकत को सबसे ज़्यादा, अब आप सोचिए ट्रंप ने पिछली बार भी और इस बार भी सबसे पहला जो फॉरेन दौरा किया अपना वो सऊदी अरब का किया। प्रेसिडेंट बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला उनका जो विदेश दौरा हुआ वो सऊदी अरब ही आए। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी वो सऊदी अरब आए। भव्य स्वागत हुआ और बहुत ज़्यादा खुश दिखे, बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स हुई और अल्टीमेटली ये दुनिया जो है वो बिजनेस पे चलती है, पैसे पे चलती है। और ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं। लेन देन की भाषा को, क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, लेन देन की भाषा को वो सबसे अच्छी तरह से समझते हैं और उनका सारा पॉलिटिक्स जो है वो इसी लेन देन की भाषा पर ही आधारित है। इसलिए ये जो मीटिंग्स हो रही हैं पर्दे के पीछे और जो सामने बातें चीतें निकल कर आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कोशिशें चल रही हैं, इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। दोनों इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं गजा पे जो अल्टीमेट फैसला होने वाला है। लेकिन गजा का फैसला मुर्तज़ा आसान नहीं है, और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को मूव करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा ये, आप ये समझिए कि जितने भी अरब देश हैं, कुछ साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है, अरब स्प्रिंग करके एक पूरा रेवोल्यूशन सा इस इलाके में दिखाई दिया गया था। अलग अलग देशों के अंदर सरकारों के खिलाफ लोगों ने एक विद्रोह सा दिखाया था, बगावत दिखाई थी। टूनीशिया से ये शुरू हुआ था, एक छोटा सा मुल्क है अफ्रीका में, अरब मुल्क टूनीशिया, वहाँ से ये शुरू हुआ था और उसके बाद मिस्र में भी दिखा, जॉर्डन में भी लोगों ने गुस्सा दिखाया। तो अरब स्प्रिंग को उस वक्त तो किसी तरह से दबा दिया गया। लेकिन अगर गजा का इस तरह का कोई फैसला होता है तो मुझे लगता है कि पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा भड़क सकता है। देखिए, पूरे अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी तो कहीं भी नहीं है। अब अगर वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है तो जो भी व्यवस्था है वो पूरी तरह जो है वहाँ की जो मोनार्की है या वहाँ के जो भी हुक्मरान है उनके सरपरस्ती में चल रही है, उनके दबाव में या उनके बनाई हुई व्यवस्था के साथ चल रही है। लेकिन ये देश जानते हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई इस तरह की गाज़ा से या फ़िलिस्तीन जिस तरह का मुद्दा है, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा है और सऊदी अरब या फिर बाकी और देश हैं वहाँ पर तो प्रदर्शन की इतनी नौबत नहीं आई, लेकिन बाकी देश हैं, मिस्र में, जॉर्डन में प्रदर्शन हुए हैं वहाँ पर और फ़िलिस्तीन के समर्थन में। और ये एक तरह का वहाँ के लिए अलार्म बेल है वहाँ के लिए कि भाई आप जो है फ़िलिस्तीन के मुद्दे को नहीं छोड़ सकते। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर अमेरिका इजराइल के दबाव में कोई फैसला लेता है, तब यहाँ पर यानी कि अरब वर्ल्ड में कुछ चीज़ें बदलेंगी और ये जाहिर है कि ये इन मोनार्कीज़ के हक में बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, तो अब मोनार्कीज़ के हक में होगा वो तो जब होगा जब फैसला आएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, जो ये वार्निंग दी गई है, घूम फिर के मैं वहीं पे आता हूँ कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को मारने की वार्निंग दी जा रही है, उनके असैसिनेशन की बात कही जा रही है कि आप अपने घर में लेटे होंगे, अपने घर के बाहर समुद्र किनारे बीच पे, और आपके ऊपर एक ड्रोन आके फटेगा। क्या वाकई एक कोई ऐसा ड्रोन है जो ईरान से ट्रैवल करके अमेरिका के फ्लोरिडा तक जाके अटैक कर सकता है? देखिए, मैं इसके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि यूक्रेन के ड्रोन जो हैं वो 4000 किलोमीटर दूर रशिया के बेस तक पहुँच गए थे। तो मतलब कोवर्टली ऑपरेशन पॉसिबल है? यूक्रेन ने ऐसा किया है। हाँ, यूक्रेन ने ऐसा किया है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, किया जा सकता है। मतलब ड्रोन से स्ट्राइक की जा सकती है अमेरिका के अंदर भी। इजराइल ने ईरान के अंदर की है और कई कमांडर जो है उसके ऐसे ही ड्रोन अटैक में मारे गए हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वॉरफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। जो पहले कन्वेंशनल लड़ाइयाँ थी उससे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं चीज़ें, और इसी वजह से इस तरह की वार्निंग अब सिर्फ एक कोरी वार्निंग नहीं है, इसके पीछे की सच्चाई और हकीकत को भी समझना ज़रूरी है। और ये सब समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, एक बहुत बड़े खित्ते की है, इस हमारी पूरी दुनिया की है। क्योंकि जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होगी, पूरी दुनिया में शांति होना बेहद मुश्किल है।